बच्चों, अब हम देखेंगे भारत में जल मार्ग परिवहन या जल परिवहन सॉरी। तो ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग कौन है। तो भारत का राष्ट्रीय जल मार्ग जो है वह नदियों के सहारे विकसित किया गया है। इसमें देश का 99% व्यापार जो है समुद्री मार्ग से होता है। इसमें भारत के पास व्यापारिक जहाज़ों का बड़ा बेड़ा है और इस दृष्टि से व्यापारिक जहाजरानी की दृष्टि से भारत का विश्व में 17वां स्थान है। भारत में कुल 7516 किलोमीटर लंबा तट है, जिस पर 12 बड़े बंदरगाह और 183 छोटे तथा मझोले बंदरगाह स्थित हैं। इन बड़े बंदरगाहों के विकास और प्रबंधन की जिम्मेदारी जो है वह केंद्र सरकार की है, जबकि अन्य बंदरगाहों को समवर्ती सूची में रखा गया है, जिसका प्रबंधन और प्रशासन संबद्ध सरकारें करती हैं। जिस राज्य में आता है उसकी सरकारें करती हैं। तो इन 12 का प्रबंधन और क्या कहते हैं विकास की जिम्मेवारी जो है वो केंद्र सरकार पर होती है। खैर, इसमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है आधुनिकतम सुविधाओं से सुसज्जित है और देश का नवीनतम और सबसे बड़ा बंदरगाह है। इसी जवाहरलाल नेहरू देश का सबसे बड़ा नवीनतम बड़ा बंदरगाह है। मुंबई और कोचीन बंदरगाह प्राकृतिक बंदरगाह हैं, जबकि कांडला बंदरगाह जो है वो ज्वार बंदरगाह है। विशाखापत्तनम देश का सबसे गहरा बंदरगाह है जो कि पूर्वी तट पर स्थित है और जबकि प्राचीन अगर बंदरगाह की बात करें पूर्वी तट पर तो चेन्नई सबसे प्राचीन बंदरगाह है। तो अच्छा, दूसरी बात कि पूर्वी तट पर विशाखापत्तनम ही एक ऐसा बंदरगाह है जो प्राकृतिक बंदरगाह है। इसके अलावा जितने बंदरगाह हैं वो कृत्रिम बंदरगाह है और पश्चिमी तट पर जितने बंदरगाह हैं वो प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी आपको ध्यान में रखना होगा। अब राष्ट्रीय तो ये सभी के सभी बंदरगाह जल परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराते हैं विभिन्न जहाजरानियों के द्वारा। आपको मैं बता चुका हूं कि इन बड़े बंदरगाहों का परिचालन का काम केंद्र सरकार के अंतर्गत आता है। अब अगर हम मार्ग की बात करें, राष्ट्रीय जल मार्ग की, तो राष्ट्रीय जल मार्ग में सबसे प्रथम पहला राष्ट्रीय जल मार्ग जो है राष्ट्रीय जल मार्ग वो है इलाहाबाद से हल्दिया के बीच इलाहाबाद से हल्दिया के बीच। एक्चुअली हल्दिया में स्टीमर्स घुसते हैं। हुगली के मुहाने पर है कोलकाता में। यहाँ पर जो स्टीमर्स घुसते हैं वह हुगली को पार करते हुए गंगा में प्रवेश करते हैं और गंगा में प्रवेश करने के बाद फरक्का के पास प्रवेश करते हैं और गंगा में प्रवेश करने के बाद वही स्टीमर्स और नावें इलाहाबाद तक जाती हैं, क्योंकि यहाँ तक गंगा मैदानी क्षेत्रों से गुजरती है। इलाहाबाद के ऊपर अगर हम बात करें तो गंगा का ढाल तीव्र होता है। यद्यपि गंगा मैदानी क्षेत्र में हरिद्वार में ही उतर जाती है, लेकिन इलाहाबाद में कहीं जाकर इसके जल में का प्रवाह जो होता है थोड़ा धीमा पड़ता है। यहाँ 3 नदियाँ मिलती हैं, जल की मात्रा बढ़ती है, तो इलाहाबाद तक का मार्ग जो है राष्ट्रीय जल मार्ग 1 घोषित किया गया है। राष्ट्रीय जल मार्ग 2 जो है वह सदिया से धुबरी तक ब्रह्मपुत्र नदी में बनाई गई है। इसकी कुल लंबाई 891 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 की कुल लंबाई जो है वह इसके दोगुना 1620 किलोमीटर है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या के दोगुना लंबा है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1। और राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 3 की अगर बात करें तो यह कोल्लम से कोट्टापुरम के बीच स्थित मार्ग है, जिसकी कुल लंबाई 168 किलोमीटर है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है वह प्रस्तावित है, जो कि काकीनाडा और मरक्कानम के बीच प्रस्तावित है। इसकी कुल लंबाई नहरों को लेकर 1100 किलोमीटर के बीच में है। तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जो है घोषित करने की योजना जो है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की है। इसमें 1100 किलोमीटर की कुल लंबाई जो है वह आपको गोदावरी और कृष्णा नदियों के फैलाव पर है। ठीक है, इसका रखरखाव और परिचालन का दायित्व जो है इनलैंड वाटरवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दिया गया है। ठीक, इसके बाद अगर हम बात करें तो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 1 जो है यह 1629 किलोमीटर लंबा तो है ही। यह पश्चिम बंगाल, बिहार और उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है और
राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी पर धुबरी से सदिया के बीच जलमार्ग उपलब्ध कराता है, जिसमें आपका क्या कहते हैं असम का विस्तृत क्षेत्र जो है इससे के अंतर्गत आता है। कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह से यह जलमार्ग पूर्वोत्तर क्षेत्र को कोलकाता और हल्दिया बंदरगाह से भी जोड़ता है। बांग्लादेश के लिए यह लिंकेज प्रदान करता है, ठीक है। और तीसरा राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जिसकी मैंने बात की थी वह पश्चिमी तट पर कोट्टापुरम से कोलम के बीच है, केरल में। तो ये कुछ राष्ट्रीय जलमार्ग थे जिनके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो यहाँ से क्वेश्चन आपको आता है। अब यहीं पर एक क्वेश्चन और आता है कि फरक्का बांध का निर्माण क्यों किया गया था। तो फरक्का बांध का निर्माण जो है क्या कहते हैं कि कई कारण थे। 38 किलोमीटर की लंबाई में नहरें यहाँ से निकाली गई हैं भागीरथी गंगा के माध्यम से, जो कि 45,000 क्यूसेक पानी हुगली नदी को प्रदान करता है। क्योंकि हुगली नदी के तलहटी में हुगली गंगा से एकमात्र निकलने वाली शाखा है, गंगा की सहायक नहीं है बल्कि गंगा से निकलने वाली शाखा है, जिसमें गंगा का प्रवाह ही होता है। और इस प्रवाह में तलछट हुगली की तलहटी में प्रत्येक साल जम जाते हैं। तलछट के जमने से हुगली में जल की गहराई कम हो जाती है और जल परिवहन पर इसका प्रभाव पड़ता है। इस गहराई को बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में हुगली में पानी छोड़ा जाता है ताकि उसके प्रवाह में तलछट कटकर समुद्र में जाकर गिरे और हुगली की गहराई एक समान बनी रहे और जल परिवहन होता रहे। यही कारण है कि फरक्का पर बांध बनाकर हुगली में 45,000 क्यूसेक पानी जो है बहाया जाता है, ताकि हुगली सालों भर एक तो जल से भरी रहे, दूसरा इसके तलछट बह जाए और लगभग 10 मीटर की गहराई जल की हुगली में लगातार बनी रहे, ताकि परिवहन जो है वो लगातार होता रहे। मुख्य उद्देश्य तो यही था, लेकिन दूसरा उद्देश्य इसके साथ विद्युत उत्पादन का पूरा हो गया, तीसरा उद्देश्य मत्स्य पालन का भी हो गया। तो फरक्का बैराज से ये लाभ हो गए। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में रखेंगे। वीडियो देखने के बाद लाइक भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करेंगे। थैंक यू।